डॉक्टर साहब, आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया, जबकि पीटीआई के जलसे कैंसिल भी कैंसिल हो गया। जी अच्छा, नहीं, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें ऑपरेशन का लफ्ज़ नहीं है इलामी में, और ये बात जाहिर है कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये इस्तेहकाम के हवाले से है, और उसमें जो उसका जो इलामी आया है वो उसमें इज़दाद दहशत गर्दी के लिए इख्तियार की गई जाने वाली हिकमत अमली, मतलब अज़्म इस्तेहकाम और दहशत गर्दी, गैर कानूनी सरगर्मियों का गठजोड़, और उसके बाद ये है कि इलाकाई सलामती, फिर उसमें जो है वो डिजिटल दहशत गर्दी का दोबारा उसमें जिक्र है, लेकिन ऑपरेशन का जिक्र उसमें ऐसा सच नहीं है। यानी अगर मकसद ये इस्तेहकाम लाना है तो इस्तेहकाम के लिए तो फिर एक पूरा आपको एक यानी उसमें जो मैंने उस दिन भी बात की थी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो चलते रहते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम लाना ज़रूरी है। लेकिन इस्तेहकाम जो है वो कैसे आएगा और क्यों कर आएगा, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। अब ये जो दावत आज कबूल की है उसके पर हुकूमत के लोग नाराज़ हैं कुछ, हालांकि उनको खुश होना चाहिए था, मगर वो बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से खुशी नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात है। उन्होंने कब देखते हैं, अभी देखेंगे क्या, तो मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो बैकआउट कर देंगे और तसादुम बढ़ेगा, तो वो खुश नहीं है। अच्छा, उधर खान साहब ने कह दिया कि मैं भूख हड़ताल करूंगा जेल में, और वो अगर भूख हड़ताल शुरू हो गई तो दबाव मजीद बढ़ेगा, अदम इस्तेहकाम और बढ़ेगा। फिर ये जो कीमतें हैं, जो असल इशू है वो बजट है, और अगर पार्लियामान काम नहीं कर रही होगी और इस तरह से बजट्स आते रहेंगे, और सिर्फ देखिए पीटीआई से हटके हुकूमत के बहुत सारे काम है। हुकूमत बहुत बड़ा एक पूरा सिस्टम, 25 करोड़ आवाम, सफारती पॉलिसी, दाखिली पॉलिसी, मतलब बेशुमार इश्यूज हैं। तो पूरी हुकूमत या पूरे जो सिस्टम है, ये पूरा जो सिस्टम या अरेंजमेंट है, ये सकिन हो गया है पीटीआई के अंदर। मतलब आप यूँ समझें कि पीटीआई जैसे एक कोई दलदल है और ये पूरा सिस्टम उसमें सकिन हो गया है, और ये अपने आप को निकाल नहीं पा रहा। मतलब जितना आपको दलदल में हाथ पैर मारो तो और धंसते चले, तो ये उससे निकल नहीं पा रहा। जब तक ये उससे निकलेंगे नहीं, अच्छा बुरी तरह से उसमें, मतलब मैंने कि वो इश्तिहार आता था कोल्ड ड्रिंक का, ईट ड्रिंक स्लीप, पता नहीं, ईट तो नहीं, मतलब कोल्ड ड्रिंक थी, लेकिन ये कि स्लीप और मतलब ड्रिंक और ऐसे करके वो सारा दिन एक ही काम करते रहो, वो कोल्ड ड्रिंक पीते रहो। तो बात यह है कि वो इस तरह से, तो अगर वो मुस्तकिल इस बात पे रहेंगे और इसके अलावा ना कोई बात होगी, ना कोई मुबाहिसा होगा, ना कोई बहस होगी, ना कोई बिजली के बिल्स, कोई माशी पॉलिसी, कोई सिक्योरिटी के हवाले से जो बात शुरू होगी वो पीटीआई पे होगी, ख़त्म पीटीआई पर होगी। अभी जलसे का ज़ाहिर कैंसिल हुआ है, उसके नतीजे में कशीदगी बढ़ेगी। तो अदम इस्तेहकाम जो है वो लाना हुकूमत का, वो यानी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करना हुकूमत का काम है। और जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं होगा तो ये अज़म इस्तेहकाम कैसे कामयाब होगा, क्योंकि ये तो उसका एक मस्ट कॉम्पोनेंट है कि सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स बैठें और उसमें उलमा भी हों, उसमें सिविल सोसाइटी भी हो, इस ऑपरेशन के खदोखाल में एक रायआमा बने कि भाई इस तरह से होना है। अब इशू ये है कि ये, और जो मईशत का मामला है, ये मईशत तो एक कोई पॉलिसी ही नहीं है उसमें ना, मतलब उसमें सिर्फ ये है कि बस मतलब है कि जाके हम सारा सिस्टम साथ है तो कोई पूछ भी नहीं सकता, कोई बात भी नहीं कर सकता। तो अच्छा, ज़्यादा मुजाहरे अगर होते हैं, ज़्यादा हलचल, तो और अदम इस्तेहकाम होगा। तो अब ये, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जो बिल आएंगे ना, और ये जो बढ़ाते जा रहे हैं बिजली बगैर किसी वजह के, और टैक्स बढ़ाते लगाते जा रहे हैं, और ये मिनी बजट ही है ना, एक दोबारा फिर बिजली, फिर बिजली, फिर बिजली, फिर टैक्स, फिर उसके नतीजे में लोग जो है ना, मुझे नहीं पता क्या करेंगे, लेकिन ये मामलात इनके हाथ में पता नहीं रहते हैं, नहीं रहते, क्या होता है, क्योंकि ये टोटल डिस्कनेक्ट है, इनको इल्म ही नहीं है। मतलब कहते हैं महंगाई नहीं है, बस चीज़ सस्ती हो गई है। मतलब बाजार में जाओ तो लोग जो हैं वो दूध शहद की नहरें बह रही हैं। तो इनको बिल्कुल जब मुकम्मल डिस्कनेक्ट होंगे ना, लोगों से डिस्कनेक्ट हुए ना, मतलब उतर ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे, मोहल्ले में नहीं जा रहे, जब जाते ही पिटाई ना हो जाए। तो मसला ये है कि मुंतखब नुमाइंदे जब जाएंगे नहीं लोगों में, और वो जाएंगे तो सिर्फ सरकारी अफसरान जाएंगे और वो जाएंगे बिजली काटने, ज़ाहिर उनका काम है कि वो वसूल करें। तो ये मेरा ख्याल है कि इसका कोई हल, जो मैंने पहले भी बात की थी कि इसको कोई हल
निकालना पड़ेगा, या तो ये बैठे सारे लोग सारे आपस में कोई अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई है शायद अब्बासी साहब से, उसमें भी ये हुआ कि 2024 के इलेक्शंस को मुस्तरद कर दिया उसके नताइज को। तो ये तो बात जो है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो उसके नतीजे में सब कुछ मुतासर होगा। और बाहर के मुल्क भी बात करते हुए सोचेंगे 100 दफ़ा कि हम यहाँ सरमायाकारी करें या ना करें, यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ के अपने लोग ही बेजार हैं सड़कों पे, तो हम यहाँ पे क्या मुजाहरा करेंगे। आप सोचें ना, आपने किसी मगरबी मुल्क में जाना हो, सड़कों पे मुजाहरे हो रहे हैं और लोग परेशान हाल बैठे हो, तो आप क्या वहाँ पे सरमायाकारी करेंगे। अच्छा, दूसरी जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट यूरोप में, एक तो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडन का ये हफ्ता, ये जो वीकेंड है बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट बाइडन मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आ रहे हैं इंटरव्यू देने, और उन्होंने जो बात की है कल, जो उन्होंने एक बात की कि मैं सो गया था मुबाहिसे के दौरान, ये बात उनकी बड़ी अजब सी थी। तो ये उन्होंने ये कहा है, दोबारा जो बात हुई है कि मैं आइंदा पूरी कोशिश होगी कि इस तरह की डिबेट में ना सोऊं। लेकिन ये वीकेंड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें वो मुख्तलिफ टीवी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एबीसी के साथ, एबीसी न्यूज़ के साथ भी, बाकी जगहों पे भी शायद उनके लाइनअप हैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज़। तो प्रेसिडेंट बाइडन उसमें वजाहत करेंगे, बात करेंगे, और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उनके इंटरव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना तो कैमिला हैरिस का नाम दम तोड़ रहा है अभी तक, ना जो है वो मिशेल ओबामा का नाम दम तोड़ रहा है, और ना ही वहाँ पर जो है वो दीगर जो रहनुमा हैं उनका नाम किसी भी तरह से पीछे जा रहा है, और ना ही गेविन न्यूसॉम का नाम दम तोड़ रहा है। तो ये सारे जो नाम हैं ये अपनी जगह मौजूद हैं, और वितमर जो खातून हैं उनका भी नाम मौजूद है, वो भी, उनका भी नाम चल रहा है। तो बात यह है कि ये रिप्लेसमेंट के नाम भी चल रहे हैं, प्रेशर भी है, नहीं भी है, आगे पीछे को प्रेसिडेंट बाइडन कह रहे हैं मैं हिस्सा लूंगा। तो ये परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है उनकी कि इस हफ्ते वो क्या करते हैं, और फिर अगले हफ्ते नेटो समिट होने वाली है वहाँ पे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ये बात ज़हन में रहे कि नेटो समिट जो हो रही है उसमें उन्होंने इसराइल और अरब ममालिक को बुलाया है, तो उससे पहले ये सीज फायर होगा तो वो आएंगे ना सारे, वरना तो ये जो टाइमलाइन है ना कि जो नेतन्याहू से बात की और ये फॉरेन सीज फायर करो, ये करो, ये उस नेटो समिट से पहले की एक टाइमलाइन है, ताकि वो जो समिट हो वाशिंगटन डीसी में जो अभी अगले हफ्ते, अगले वीकेंड तक जो है, तो उसमें ये है कि वो उससे पहले ये सीज फायर हो जाए, क्योंकि उसमें उन्होंने इसराइल को भी बुलाया है और अरब ममालिक को भी दावत दी है कि आप आएँ, और उसका मकसद यही है कि ये यहाँ पे लेकिन एक जो नेटो का मुल्क है और एक जो यूरोपीय यूनियन की सदारत है जिसके बाद 6 महीने के लिए, वो साहब जो हैं उस मुल्क के जो वजीर आजम हैं वो जनाब पहुंच गए हैं, विक्टर ऑर्बन, वो पहुंच गए जनाब मॉस्को। अब ईयू के जो सदर हैं, अब जरा यूरोपीय यूनियन के जो सदर हैं, आई रिपीट, और नेटो के एक अहम, ना सिर्फ नेटो के रुकन बल्कि ईयू के 6 महीने के लिए सदर, वो पहुंच गए मॉस्को। अभी वो पिछले हफ्ते यूक्रेन का दौरा कर रहे थे, और ये पहला मौका है 2022 के बाद कि कोई ईयू का मुल्क और कोई नेटो का जो रुकन मुल्क है वो मॉस्को पहुंचा, और मॉस्को वो पहुंचे हैं और ईयू के सदर हैं 6 महीने के लिए। असल बात यह कि ईयू के ना सिर्फ मेंबर है बल्कि सदारत है, जो रोटेटरी होती है ना, रोटेशन पे, तो 6 महीने की सदारत हंगरी के पास है। तो हंगरी के वजीर आजम जो है वो पहुंचे हुए पुतिन से मिल रहे हैं, और पुतिन ने उनसे कहा कि वो मेरा अमन मुआहिदा तो मौजूद है, और अमन मुआहिदा उनका वही है कि वो 4 हिस्से, जो 4 इलाके जिन पे कब्जा है या जिनको आज़ाद रिपब्लिक डिक्लेयर किया है, उसको दुनिया तस्लीम करे, और उसके साथ ही जो है वो ये वादा करें प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कि वो कानों को हाथ लगा के लिख के दें कि कभी नेटो का सोचेंगे भी नहीं, ख्वाब में भी नेटो की रुकनीत नहीं आएगी, दोबारा सोचेंगे भी नहीं, नेटो के नाम स्पेलिंग भूल जाएंगे, वो मतलब नेटो में से ए और टी निकल जाएगा और नो रह जाएगा खाली, ठीक है ना, ये वो तो अब इसको ज़ेलेंस्की जो है, और वो इतने देखे ना, ये अभी ज़्यादा बड़ा क्राइसिस है जो कि कत्लेआम जारी है, तो इस कत्लेआम को रुकवाने के लिए तो पूरी कोशिश हो रही है कि ये सीज फायर हो जाए, और सैयद हसन नसरुल्लाह की तरफ से भी कह दिया गया कि हम भी उधर जंग रोकेंगे, फौरन जैसे वहाँ पे सीज फायर होगा, ब्लू लाइन के ऊपर बात होती रहेगी बाद में। ये जो शुरू हुआ है ना सारा हिजबुल्लाह का और इसराइल का, वो तो फ़लस्तीनियों के हमायत में हुआ है, उसमें वो वक्त ले सकते हैं मुज़ाकरात में, ठीक है ना, कि ब्लू लाइन और ये जो शीबा फार्म्स पे कब्जा है और बाकी जगहों पे इसराइल का कब्जा है 1982 में जो इन्वेजन के बाद से। लेकिन इशू ये है कि वो एक को पकड़ते हैं प्रेसिडेंट बाइडन, तो दूसरा निकल जाता है। अब ईयू के जो है वो सदर उधर पहुंचे हुए हैं, तो उसके ऊपर बाकी यूरोपीय मुल्कों ने कहा है कि भाई वो ईयू के सदर तो हैं, लेकिन मौक़िफ़ जो बयान कर रहे हैं वो उनका ज़ाती है, वो पूरे ईयू का नहीं है।
लेकिन वो है EU के सदर ही, तो वो पुतिन से मिल रहे हैं, तो एक अजीब सा रौला रप्पा है। लेकिन अभी तो हमारी दुआ सिर्फ ये है, एक तो ये है कि मुबारकबाद बरतानिया को ज़बरदस्त, दूसरा ये है कि हमें इंतज़ार है कि सईद जलीली जीतते हैं, आज रिजल्ट जो आता है शाम को, या पेशकियान जो हैं वो जीतते हैं। शाम को रिजल्ट आ जाएगा, आज सेकंड राउंड है ये, और क्योंकि फर्स्ट राउंड में कोई 50% नहीं ले पाए तो आज शाम को या कल सुबह तक रिजल्ट आ जाएगा। ईरान की अगली क़यादत किसके पास होगी? बरतानिया का रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त आ गया और बहुत खुश उसलूबी से ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो गई, और देखना ये है कि ईरान से क्या खबर आती है। लेकिन दिल सबका लगा हुआ है कि जल्द से जल्द ये जो जाहिरियत है ये ख़त्म हो और एक ऐलान आए कि भाई ये सीज़ फायर का एग्रीमेंट जो है, ये जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने इसराइल की तरफ से ही आया था, उसी को हमास ने कुछ आगे पीछे, बहरहाल बात आगे बढ़ गई है क्योंकि नेतन्याहू की टीम जो है वो पहुंची हुई है अब दोहा में। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।